वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BRL 001 का 8th चैप्टर टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। इंट्रो से चालू करते हैं। तो देखो यार, टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होती है और जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होती है वहाँ वहाँ पर यूज़फुल होती है हमारे लिए। उसी तरीके से रिटेलिंग में भी हम टेक्नोलॉजी के काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट कर सकती है रिटेलिंग में। मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं रिटेलिंग के लिए। अब कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई एक ज़रिया जिसके थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं। मतलब परचेस और सेल्स जो है आजकल हम ऑनलाइन भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी रिटेलिंग में काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम पर हेल्प कर रही है। और अगर आपको ई कॉमर्स साइड को नहीं देखना तो हम दूसरे साइड को भी देख सकते हैं। जैसे आप मॉल्स को देख सकते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले सिंपल और सोबर से स्टोर होते थे एक, बस उसमें से आपको जाना है सामान खरीदना। बट आज के टाइम में मॉल्स आ गए हैं और ये सारी चीज़ें। अब मॉल्स वगैरह की स्पेशलिटी क्या है, मतलब एम्बियंस लाइटिंग, एम्बियन म्यूज़िक, फिर वहाँ पे किस तरीके की स्मेल आ रही है, वो सारी चीज़ें, और फिर लिफ्ट, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर सोच के रखो, अगर अगर मॉल्स इतने बड़े बड़े होते और सबको स्टेयर केसेस चढ़ के ऊपर जाना पड़ता सामान लेने के लिए अपने स्टोर पे, तब फिर तो शायद वो उस सामान की कोई बिक्री कमी होती मेरे ख्याल से। वहाँ पर कोई जाता ही नहीं, उससे अच्छा वो कहीं और से सामान अरेंज कर लेते। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं रिटेलिंग में। सो अब ये हमने पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से होता है। अब हम पढ़ते हैं कि नीड क्या है टेक्नोलॉजी की एक्चुअली हमको रिटेलिंग में ज़रूरत क्यों है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि सारे कस्टमर्स जो है ना, वो रिटेलर्स को पर्सनल लेवल पर जाना करते थे, क्योंकि तब ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था। तो सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, फैमिली मेम्बर्स जैसे हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई और रिटेलर्स के नंबर भी बढ़ गए और कस्टमर के नंबर दोनों के बढ़ गए। और दूसरी बात ये हुई कि ब्रांड्स तब उतने ज़्यादा नहीं थे, तब ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और कंज्यूमर के पास बार्गेन करने के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं। तो जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसी से वो अपना काम चला लेता था। बट आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बार्गेन कर सकता है, अलग अलग ब्रांड्स के पास जा सकता है, एक हाई लेवल ब्रांड के पास या फिर लो लेवल मिड लेवल ब्रांड के पास जाकर कंज्यूमर बाई कर सकता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के चेंजेस हुए हैं। अब क्योंकि पर्सनल लेवल पे पहले सब जानते थे और अब नहीं जानते हैं, तो अपने बिज़नेस को सबको जान पाने के लिए ऑनलाइन लेके जाना पड़ता है। पहली बात, इस चीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका खुद का एक रिटेल स्टोर भी है तो आप टेक्नोलॉजी वाइज भी उसको टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, लाइक CCTV कैमरा और बाकी सारी चीज़ों, टैग्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। और आप यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को एम्बियंस के लिए और लाइटिंग वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वॉलमार्ट का खुद का भी अपना एक टेक्नोलॉजी सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके थ्रू वो अपना इन्वेंटरी को पूरी तरीके से और वेयर हाउसिंग को पूरी तरीके से मैनेज कर सकता है। अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँचा है, कौन सी ट्रक कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक सामान लेकर जा चुकी है अभी तक। ये सारा डिटेल उसके पास रहता है, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है उसको बाकी के कंपैरिजन में। मतलब उसको पता है कि कितने उसके गुड्स की डिमांड आ रही है, वो उस हिसाब से अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और उनको टाइमली अपने स्टोर्स तक पहुंचा देता है, ताकि वो फुलफिल कर सके डिमांड्स को। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल इंडस्ट्री। अब हम क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को इन रिटेलिंग में। तो ठीक है, तो इसका अंदर एक टॉपिक आता है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, ये मैंने पहले ही शायद पढ़ा दी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो हम एक एक चीज़ करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सोर्सिंग। तो सोर्सिंग में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोर्सिंग में होता यह है कि आप सामान कहाँ से सोर्स कर रहे हो, कहाँ से आप सामान लेके आ रहे हो, आपके पास में ऐसे कौन से वेंडर्स हैं, कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ से आप सामान लेकर आ सकते हो सबसे कम रेट पर, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह करके या फिर और सारी चीज़ें करके। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक एंड वेयर हाउसिंग। अब स्टॉक एंड वेयर हाउसिंग मतलब अब आपको सामान स्टोर करना है अपने वेयर हाउस पे, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, आपको पता होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि सॉफ्टवेयर है। मतलब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ये देख सकते हो आपके पास बैलेंस स्टॉक रहे हमेशा, ये नहीं कि आपके पास ऐसे गुड्स हैं जो बिक ही नहीं रहे और जिनकी डिमांड है वो आपके पास है ही नहीं, ऐसा कभी ना हो। ये चीज़ हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू, वो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन स्टोर मैनेजमेंट। अब स्टोर मैनेजमेंट में हम कैसे, मतलब ओवरऑल हमारा स्टोर है वो डेली ऑपरेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो HRM आ गया, फाइनेंस आ गया, अकाउंटिंग आ गया, स्टोर डिस्प्ले हो गया, और बाकी सारी चीज़ें, सिक्योरिटी भी हो गया एक चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस में आ जाती हैं स्टोर मैनेजमेंट के डेली बेसिस पे जो यूज़ होती हैं। तो HRM मतलब आपके पास एक डेटाबेस होगा जिसमें आपके पास पता होगा कि आपके पास कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी क्या है, ये सारी आपको कितनी
कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने ज़्यादा ही आपके पास एम्प्लॉयज़ ना हो जाए, आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होगा जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ में आपका ध्यान देता है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मतलब सिंपल बिलिंग वगैरह करना है जैसे, और जितने भी आप कैश आउट कर रहे हैं, कैश इन कर रहे हैं, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ भी आप टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। टैली एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, सब जानते होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है स्टोर डिस्प्ले। स्टोर डिस्प्ले में वही लाइटिंग्स वगैरह हो गया, नियॉन लाइटिंग लगा रहे हो, मरीक्स वगैरह किस तरीके से बना रहे हो, लाइटिंग्स, ये सारी चीज़ तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो आई है ना, लाइटिंग्स वगैरह, वरना तो पहले सिर्फ वो 60 वाट 100 वाट वाला बल्ब आता था, फिर ट्यूब लाइट्स और वो स्मार्ट लाइट्स, एलईडीज़, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये सारी चीज़ भी एक टेक्नोलॉजी का एक तरीके से पार्ट है। और लास्ट चीज़ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी मतलब उस चीज़ से सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस ले सकते हो, या फिर वो टैग्स लगाते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, ये सारी चीज़ें, ताकि चोरी ना हो या फिर कोई लेकर ना चले जाए, ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप, यहाँ पर भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यार, आज के टाइम पे हर कोई किसी को जानता नहीं है, तो हर रिटेल ब्रांड चाहेगा अपने आप को कि मेरे पास एक लॉयल कस्टमर हो, तो उसके लिए वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। अब लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते ये हैं कि आप बार बार आएंगे तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, या फिर कुछ ट्रैवल प्लान देंगे, या फिर और कुछ अपनी तरफ से ब्रांड गिफ्ट देता है कि आप हमारे लॉयल कस्टमर है इसके लिए। अब ब्रांड को पता कैसे चलेगा कि उसके लॉयल कस्टमर है कौन? कहीं ना कहीं तो उनको स्टोर करना पड़ेगा डेटा कि ये बंदा मेरे से सामान खरीद के आया है, ये बार बार आ रहा है मेरे स्टोर पे, ये सारी चीज़ देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक CRM करके सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये हमेशा स्टोर रखता है कि कौन कौन कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं। उस वजह से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अपने लॉयल कस्टमर्स को आप जो चाहें वो दे सकते हैं। पहले ये सारी चीज़ क्या होती थी ना, पहले पेपर पेन में ये सारी चीज़ नोट डाउन करनी पड़ती थी, फिर उसको एनालाइज़ करना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और एक्यूरेसी होने के भी चांसेस कम होते थे, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, टेक्नोलॉजी से भी हो सकती है। लेकिन अब ये इतना स्मार्ट हो गया कि सारे डेटा को एनालाइज करके आपको आपके सामने एक एनालिटिक्स रख देता है, जिससे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और कस्टमर रिलेशन बिल्ड करने के लिए अच्छी चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है, जैसे आप हमेशा कॉल सेंटर वगैरह में बात करते हैं, तो उसके पहले एक आपसे AI या बॉट बात करता है, या फिर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो फीडबैक में आप जो बात करते हैं तो आपसे बॉट वो सारी चीज़ें बात करती हैं। तो ये भी एक पार्ट है CRM का, बट ये सारी चीज़ें इसमें दी नहीं थी बुक में, बट मैंने अपनी तरफ से बता दी ये सारी चीज़ें। ये भी टेक्नोलॉजी है जिस तरीके से हम कस्टमर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है? वेयर हाउसिंग मतलब जमा करके रखना, इकट्ठा करने का जगह, और ये सारी डेटाओं को स्टोर करना है। मतलब कितना पेमेंट हुआ आज की डेट में, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज़ हुआ, ये सारी चीज़ें, कौन कौन आया, किस किस वक्त पे आया, ये सारी चीज़ें डेटा है और वो आपने स्टोर कर ली। डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब ये है, रिटेल से रिलेटेड जितने भी डेटा उसको आपने स्टोर कर लिया, मतलब डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग मतलब उस खंडर इतने सारे जो डेटा का पूल बन गया, उसमें से आपको इन्फॉर्मेटिव डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि एक लेडी है जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 5-7 बजे के बीच में आती है स्टोर पे, और वो बेबी फूड परचेज़ करती है और कुछ मैगजीन्स वगैरह देख लेती है, ठीक है, स्टोर्स में आके। तो इससे आप क्या एनालाइज कर सकते हैं? ये तो एक वेयर हाउसिंग का डेटा था, उसका पार्ट है। अब माइन करके हमने ये निकाला कि 5 बजे के अराउंड आती है वो लेडी, तो इससे हमको आइडिया लगता है कि समवेयर वर्किंग होगी, इसलिए आती होगी। बेबी फूड लेती है, मतलब उसके पास एक बेबी होगा, तो उसके रिलेटेड चीज़ ही वो लेके जाती है। और मैगजीन पढ़ती है, तो उससे भी एक चीज़ पता चल गया कि वर्किंग ही होगी करके, और उसकी टाइमिंग से भी पता चल रहा है कि वो वर्किंग होगी। तो आप उस हिसाब से उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब उसको प्रोडक्ट शो कर सकते हो, उसको रिकमेंड कर सकते हो अपनी तरफ से प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट लेके जाएँ, आपके लिए अच्छा होगा। बेबी प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीज़ें लेकर जाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आती है डेटा माइनिंग के अंदर। हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस डेटा के पूल में से। नेक्स्ट है कस्टमर इंटरफियरेंस सिस्टम। अब ये पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑफ सेल मतलब जब कस्टमर सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेता है और उसके बाद एक जगह पर जहाँ पर बिलिंग होती है, वहाँ पर आजकल के टाइम पे देखा होगा बार कोड के थ्रू हम रीड कर लेते हैं। जैसे ही बार कोड स्कैन करते हैं तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या, अपने आप, मतलब वो जो बार कोड है उसमें पहले से ही डेटा स्टोर्ड रहता है कि ये क्या प्रोडक्ट है और उसका प्राइस क्या है। तो जिससे कि क्या होता है कि टाइम नहीं लगता ज़्यादा कैलकुलेशन में, फटाफट से आपने बार कोड स्कैन करते गए सारे प्रोडक्ट का, और फिर बाद में ऑटोमेटिकली सम अप हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ सेल को इम्प्रूव करता है, मतलब एक कस्टमर को लाइन में ज़्यादा देर तक नहीं लगना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें। फाइनल चीज़ है पेमेंट। आज देख सकते हो आजकल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फ़ोन से पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, पेपल, फ़ोनपे, और अपने कार्ड से भी पे कर सकते हो। ये सारी पार्ट्स जो है पेमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट। अब
इंटरनेट भी काफ़ी तेज़ से बढ़ते जा रहा है और काफ़ी इवॉल्व कर रहा है, और उसी वजह से ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है वो भी ब्लूम हो रही है, वो भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। अब मतलब एज अ रिटेलर आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती है टेक्नोलॉजी को परचेज़ करने के लिए। मतलब ऐसे तो आप रिटेलर हैं, लेकिन अगर आप किसी से टेक्नोलॉजी परचेज़ कर रहे हो तब तो आप कंज्यूमर बन गए और आप किसी रिटेलर से कर रहे हो। अब आप रिटेलर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको सॉफ्टवेयर कौन सा खरीदना है ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस होते हैं एज अ कंज्यूमर, कौन सा टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना चाहिए रिटेल के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि इज़ देयर एनी नीड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, मतलब हमें सख्त ज़रूरत है भी या नहीं टेक्नोलॉजी की। मतलब अगर हम स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तब हमें टेक्नोलॉजी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस छोटे हैं जो कि हम ह्यूमन लेवल पे भी उसे काउंटर कर सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी की तो उस वक्त ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगर हम उस पर पैसे लगाते हैं तो हमारे पैसे बर्बाद है, और एज अ बिज़नेसमैन आप नहीं चाहोगे कि आपके पैसे बर्बाद हों। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ बिज़नेस। अब जैसे जैसे बिज़नेस का वॉल्यूम बढ़ते जाता है ना, तो डेटा भी बढ़ने लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी आपकी जो है वो बढ़ने लगती है। मतलब अब आप माइक्रो लेवल से थोड़े से मैक्रो लेवल पे ऑपरेट करने लगे हो। अब जैसे जैसे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा तो कन्फ्यूजन्स होने की चीज़ें चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि स्टोर करके रखे डेटा को एक अच्छे मैनर पे, और फिर जो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को डिस्प्ले कर सके, मतलब एज एनालिटिक्स आपको शो कर सके आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें की। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट डेल्ट विथ। अब कौन से प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हो ये भी बेस करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को लेने वाले हो। जैसे अगर आप फैशन प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो फैशन प्रोडक्ट्स में होता क्या कि फ़ैशन टाइम के साथ चेंज होते जाता है कुछ टाइम के बाद। तो अब फैशन चेंज हो रहा है तो आपको ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि इस ट्रेंड को ट्रैक कर सके कि किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है, वो आपको बता सके कि इस तरफ आपका ट्रेंड जा रहा है तो आप इस तरीके के प्रोडक्ट आप ख़रीदने चालू कर दो, तो आपके प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो अच्छी होगी। और अगर दूसरी बात अगर हम करें फास्ट मूविंग गुड्स की, जैसे कोई भी एक स्टोर है जहाँ पर राशन का सामान और ये सारी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपके पास इतना स्टॉक बचा है, ये स्टॉक बहुत फास्ट मूव हो रहा है और इसको आपको रिन्यू करना है, रिफ़िल करना पड़ेगा, वरना फिर आपका सप्लाई जो है वो थोड़ी देर के लिए वापस से रुक जाएगा, आप डिमांड पूरे नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़। और फाइनल चीज़ ये है कि आपके पास पैसे कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर पैसे किसी के पास अनलिमिटेड होते, अनलिमिटेड पैसा होता है किसी के पास, तो वो तो सारे तरीके के सॉफ्टवेयर खरीद लेता है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पैसा सबके पास लिमिटेड होता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि आपके पास जितना पैसा होगा उसी के आधार पर आप अपने सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, उसी के आधार पर अपनी आप टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। अब ट्रेंड्स क्या क्या हैं टेक्नोलॉजी के रिटेलिंग के अंदर, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका ट्रेंड क्या है। बेसिकली हम देखेंगे कि जब भी हम सामान खरीद के जब जाते रहते हैं स्टोर से, तो वहाँ पर बार कोड से स्कैन किया जाता है। उससे क्या होता है कि तुम्हें पता चल रहा है कि अब ये वाला प्रोडक्ट जो स्कैन हो गया, अब ये स्टॉक से बाहर जा रहा है, ये बिकने को जा रहा है। तो हमने स्टॉक की भी यहाँ पर एक चीज़ से देख ली कि ओके ये चीज़ अभी चला गया, हमें और मेंटेन करने की ज़रूरत है। और दूसरा प्राइसेस, कैश फ्लोज वगैरह भी, कि इतने का कैश फ्लो आज आया और इतना जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रॉनिकली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल मतलब यही है कि जहाँ पर सामान बिक के जा रहा है उस जगह पे जो चीज़ भी स्टोर हो रही है, जो चीज़ भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। अब ई टेलिंग के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इतना नाम लेने के बाद ही आपको जो भी समझ में आता है वही इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग है। हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिस्प्ले कर देते हैं, शोकेस कर देते हैं, जिसको भी ख़रीदना होगा, जिसको भी पसंद आएगा वो ऑर्डर कर लेगा और फिर आपको उसको डिलीवर करना होगा। यही है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन डिस्प्ले। अब इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन डिस्प्ले क्या होता है, आपको इंटरैक्ट करना है किस तरीके से, मतलब अगर आप देखोगे बड़े बड़े शोरूम्स में, कार के शोरूम्स में या बाइक के शोरूम्स में, रॉयल एनफील्ड की शोरूम्स में, जहाँ पर आप गाड़ी को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप कस्टमाइज़ करते हो तो किस तरीके से वो आपको दिखाया जाएगा, मतलब बताया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा कि ये कलर्स अवेलेबल हैं, ये व्हील आप लगा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा
कि ओके हम इस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक पूरा डिटेल दिखाता है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आप प्रोडक्ट ख़रीदने वाले तो आपको उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, प्राइसेस, कलर्स, उसके वेरिएंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन सीकिंग डिस्प्ले यूनिट। अब अटेंशन सीकिंग डिस्प्ले यूनिट्स आप स्टोर के अंदर या बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे को यहाँ पर अटेंशन सीक करने की ज़रूरत है। अगर आपके दुकान के बाहर वाले लोगों का आपको अटेंशन सीक करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े माइक्स लगा के, जैसे मैकडॉनल्ड्स की वो लाइटिंग माइक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, या फिर अंदर भी स्टोर के ये सारी चीज़ें आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेंडिंग मशीन। अब वेंडिंग मशीन स्टेशंस पे देखा होगा, पैसे डाल के वेट मेजर करने का या फिर और कुछ, या फिर पैसे डाल के सॉफ्ट ड्रिंक निकालने का। वैसे तो ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में पाया जाता है, इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस। अब हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस क्या होता है? आजकल देखा होगा कि जोमेटो वाले, स्विगी वाले या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वाले जब भी आते हैं तो वो फ़ोन के साथ आते हैं। उनके फ़ोन पे स्टोर रहता है कि कहाँ पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। अगर नहीं होता ये तो उनको पेपर पे लिख के जाना पड़ता है कि ओके मेरे को इस एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, ये फ़ोन नंबर पे कॉल करना है, ये सारी चीज़ें पेपर पे स्टोर करनी पड़ती। अगर डिलीवरी करते वक्त अगर बाइक स्पीड से चल रही है, अगर एक आधा पेपर उड़ गया फिर तो हो गया सत्यानाश, तो प्रोडक्ट का डेटा तो चला गया। इसलिए अब फ़ोन पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कि हमको कहाँ पर डिलीवर करना है, और जैसे ही हो जाएगा तो हम उसको सीधे वो लोग अपडेट कर देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फाइनली है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID भी जिसको बोलते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब एक प्रोडक्ट पे टैग्स हम लगा देते हैं। एक टैग होते हैं जो एक इंफ्रारेड को कैच करते हैं। अगर वो इंफ्रारेड के रेंज से बाहर जाने लगते हैं ना, तब वो बज़र बजने लगता है, सायरन बजने लगता है। तो उससे होता क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट चोरी करके लेकर जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा, वो बजने लगेगा बीप 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 करके, तो आप तभी उसको पकड़ सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को चोरी कर लेकर जा रहा है। और जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो बिलिंग पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट जगह पे वो टैग उसको निकाल दिया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को दिया जाता है ताकि वो अलार्म बजे ना करके। नेक्स्ट है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP पैकेजेस। अब ERP क्या होता है? ERP वेंडर्स क्या होते हैं ना कि ये ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मतलब बेसिकली सारी चीज़ें, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने पे बिक रहे हैं, ये सारी चीज़ें का एक डेटा पूरी तरीके से, ये सप्लाई चेन हो गया और वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ को मैनेज करके रखता है ताकि आपको स्टॉक आउट से बचा कर रखे। ऐसा ना हो आपके पास कभी सप्लाई कम पड़ जाए, और आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है टाइम टू टाइम अपडेट करने में स्टॉक को। तो अगर आप टाइम बाय टाइम अगर आप रिसोर्स को लाने की कोशिश करोगे तो आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, एक एक करके लाओगे, इसलिए बल्क में लेके आओगे तो कॉस्ट आपकी बचेगी ना। तो उस बेसिस पे आपको हेल्प करता है कि आपके स्टॉक कभी रन आउट ना हो और आप टाइम टू टाइम अपने स्टॉक को अपडेट कर पाएँ। उसी के साथ आता है एडवांस प्लानिंग शेड्यूलिंग, जिसको ASP भी बोलते हैं। ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है ERP को बेसिकली। ये उतना तो करता है, ये साथ ही साथ आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग भी क्रिएट कर देता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक की प्लानिंग्स। आपको इस टाइम पे अपने स्टॉक को फिल करना है बेस्ड ऑन दी पैटर्न की किस तरीके से आपके सामान बिके हैं, किस तरीके से स्टॉक आउट हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, उसके पैटर्न्स को नोट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए ये आपको प्लान करके दे देता है कि इस टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रिन्यू कर लो, इस टाइम पे वापस से और स्टॉक लेके आ जाओ, और मंथली पेमेंट्स मतलब सैलरी किस तरीके से आपको अपने उसको देना है, बजट किस तरीके से करना है, अपने किसी नए प्लान के लिए आपको बजट कितना करना है, और लॉन्ग टर्म आपका बजट किस तरीके से फॉर्म अप होने वाला है, ये ASP उसको कॉम्प्लीमेंट करके हेल्प करता है। सो लास्ट और फाइनल टॉपिक है प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। तो कुछ भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लाइक कार चला रहे तो सीट बेल्ट पहनो, बाइक चला रहे हो हेलमेट पहनो, फ़ोन यूज़ करो तो हद से ज़्यादा यूज़ मत करो, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को हमेशा प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना पड़ता है रिटेलिंग के अंदर भी। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को ख़रीदते हैं, अगर आपके अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि अगर वो कभी कार या बाइक लेने की प्लान कर रहे हैं तो होता क्या है कि वो अपने कलीग से, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है। उनके पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उनकी राय लेते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे, फिर उसके बाद एक प्लान करते हैं। जैसे वो नहीं है सबके पास वैगनार है तो हम भी वैगनार लेंगे, वो वाला मेंटेलिटी, वो सारी चीज़ें आती है। तो सबसे एक बार पूछ लो, उसके बाद ख़रीदो टेक्नोलॉजी को। सो नेक्स्ट है एनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप बिना ट्रेनिंग के यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। किसी को भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से पहले उसको बताना पड़ता है। अगर कोई इंसान कार चला रहा है, उसको अचानक से JCB चलाने दे दोगे तो उसको शायद कंट्रोल सारे आएंगे नहीं, और क्या क्या वो पोटेंशियल है उस JCB के अंदर करने का, शायद वो उस चीज़ को डिस्कवर ना कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि
डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कोई बंदा एब्सेंट है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा एब्सेंट है और वो टेक्नोलॉजी को वही चलाता है, तो आपके लिए फिर तो उस दिन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस दिन उसने छुट्टी ले ली है, तो आपका फिर तो ऑपरेशन रुक जाएगा। उस हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी को किसी को यूज़ करना नहीं आता है, तो आपके पास बैकअप में ऐसे बंदे होने चाहिए जो और भी बंदे होने चाहिए जिनको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान एब्सेंट कर सकता है, वैसे टेक्नोलॉजी भी कभी ख़राब हो सकती है, तो आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप किसी तरीके से उसको, अगर आपका टेक्नोलॉजी ख़राब हो गया तो आप उस बैकअप प्लान के साथ जा सको। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली होता है ना, वैसे इसमें भी टेक्नोलॉजी खरीदने से पहले भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तब तो और भी अच्छे से पढ़ने ज़रूरी है, ताकि कोई कॉपीराइट्स ना पड़ जाए, कि चोरी का माल ना हो कभी, या फिर अगर ख़राब हो जाए, या फिर कुछ मेंटेन करना है, या फिर अपडेट वगैरह होता है तो उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के क्लियर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान में हमेशा ये रहना चाहिए कि कुछ प्राइसेस जो है ना वो कम दिखाने के लिए वेंडर्स करते ये हैं कि अपने प्राइसेस को हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे? टैक्सेस वगैरह के अंदर वो सारी चीज़ें ला सकते हैं, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस ला के ऐड करके आपके अल्टीमेट सॉफ्टवेयर का रेट को एकदम हाई लेंगे और दिखाया होगा उन्होंने काफ़ी लो। तो वो चीज़ को भी आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको चूना ना लग जाए, आपको ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर ना ख़रीदना पड़े, ये सारी चीज़ें। और लास्ट चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि पुराने बूढ़े लोग जो होते हैं, जो अपने बिज़नेस को अभी तक चला के आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं, उन लोग के जब ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी जब न्यू आई जाती है, तो आपको करना ये होता है कि टेक्नोलॉजी को उनको सिखाना होता है। ये नहीं कि उनकी जगह आप उनको रिप्लेस करके नए बंदे लेके आ गए, क्योंकि उससे नए बंदे तो लेके आ जाओगे, लेकिन जो उनको एक्सपीरियंस है अपने स्टोर का वो तो फिर आप मिस कर दोगे। और अगर आप न्यू बंदे नहीं ला के उनको ही टेक्नोलॉजी सिखाओगे तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और अपना एक्सपीरियंस को भी साथ में इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर नए बंदे हायर करते हो तो फिर आपको उनको पे भी करना पड़ेगा, तो वो भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी भी ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा BRL 001 का 8 चैप्टर टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग भी ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो पसंद आया होगा और सीखने मिल गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको पता ही है वो भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।